हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। इस सीरीज का ये 5th लेक्चर है। अभी तक हम लोग 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और उन चारों लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सीओए डिस्कस किया है। ठीक है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने भी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे सीओए के, वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, लाइक सिस्टम बस क्या होती है, ठीक है, किस लिए यूज करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग सिस्टम बस। ओके, लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी हम लोगों ने देखा कि मेमोरी इंटरनली और लॉजिकली कैसे डिवाइड होती है। ठीक है, मेमोरी सेल्स में हर एक मेमोरी सेल को एड्रेस कैसे प्रोवाइड करते हैं। बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी हम लोगों ने देखी। ठीक है, और कंप्यूटर की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, प्रोग्राम की डेफिनेशन देखी, इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन देखी, डेटा की डेफिनेशन देखी और डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस भी हम लोगों ने देखा। तो यहां से भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बता भी चुका हूं उन लेक्चर्स में, पीएसयूज में और गेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से गेट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंसेस से। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल डिस्कस करेंगे और इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो आपकी सब साइकिल है इंस्ट्रक्शन फेच, यहां से क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से आपका एक्चुअल सिलेबस गेट का स्टार्ट होता है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने 1-2 क्वेश्चन लिए हुए हैं इस लेक्चर में, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि किस काइंड के क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन फेच से पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक के 4 लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया है सीओए का। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। किसी भी एग्जाम के लिए आप इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को फॉलो करोगे, आपके सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और गेट के क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। 5th लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कंटेन्स 4 सब साइकिल्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी सब साइकिल्स को कंटेन करती है? 4 सब साइकिल्स को कंटेन करती है। दैट इज व्हाट इंस्ट्रक्शन फेच। ठीक है, अगर प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है, ठीक है, सो वो 4 साइकिल में प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, ठीक है, आपके मेमोरी से, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। ठीक है, डिकोड क्यों करेगा? टू नो द एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल, किस काइंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, और किस मेमोरी सेल पे परफॉर्म करना है। ठीक है, किस मेमोरी सेल से डेटा को रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, फिर मेमोरी रीड करेगा एंड 4th में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। सो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो कंप्लीट होती है वो विद द हेल्प ऑफ 4 सब साइकिल से कंप्लीट होती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड थर्ड वन इज व्हाट, मेमोरी रीड ऑपरेशन सब साइकिल एंड 4th वन इज व्हाट, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ओके, सो दीज आर 4 सब साइकिल्स। सो वही मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है, ए प्रोग्राम रिसाइडिंग इन द मेमोरी यूनिट। इनिशियली प्रोग्राम को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? मेमोरी में स्टोर करते हैं, क्योंकि मेमोरी की फंक्शनैलिटी क्या है? स्टोरेज है। अब आपको यहां से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहां से गेट का जो आपका एक्चुअल सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाता है। यहां से गेट के क्वेश्चन इस टॉपिक के ऑनवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ए प्रोग्राम रिसाइडिंग इन मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, और प्रोग्राम में आपके कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर बाय गोइंग थ्रू ए साइकिल फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। हर एक इंस्ट्रक्शन को आपका प्रोसेसर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आपके मेमोरी में से पहले उसको फेच करेगा, डिकोड करेगा, मेमोरी को रीड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। और हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कुछ सब साइकिल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, वही मैं आपको यहां बता रहा था। इन ए बेसिक कंप्यूटर each instruction cycle consists of the following phase. Okay, बेसिक कंप्यूटर में हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 4 सब साइकिल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। इसको हम लोग IFB कहते हैं, इंस्ट्रक्शन फेच। ठीक है, जब पाइपलाइनिंग पढ़ेंगे तो वहां हम लोग IF यूज करेंगे, IF स्टेज यूज करेंगे। ठीक है, सो फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, IF आप कह सकते हो। सेकेंड सब साइकिल डिकोड द इंस्ट्रक्शन, इसको आप ID कह सकते हो, इंस्ट्रक्शन डिकोड। ओके, थर्ड रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम मेमोरी। ओके, इसको आप MAR कह सकते हो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज व्हाट, एग्जीक्यूट द
इंस्ट्रक्शन, इसको आप EX कह सकते हो, ठीक है, एग्जीक्यूट दी मेमोरी, EX कह सकते हो, ठीक है। सो 4 सब साइकिल्स आपकी यूज होती हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है तो, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो। साइकिल आपकी कंटिन्यू रहती है जब तक कि आपका प्रोसेसर उस प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से फेच करके एग्जीक्यूट नहीं कर देता, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करता है आपका कंप्यूटर सिस्टम या प्रोसेसर, ठीक है। सो और प्रोग्राम में क्या होते हैं, आपके सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको मेमोरी में स्टोर करते हैं, मेमोरी से 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, उन चारों साइकिल्स सब साइकिल्स के थ्रू जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, उसको जब कंप्लीट कर लेगा उन 4 सब साइकिल्स के थ्रू, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, जब तक कि अंटिल वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर देता, ठीक है। सो दिस इज द first subcycle, that is what fetch instruction, then decode instruction, read address from memory and then execute the instruction. Okay, these are the 4 subcycles. Okay, so diagrams के through आपको clear हो गया होगा, डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गया होगा। इंस्ट्रक्शन फेच में क्या होता है आपका, इंस्ट्रक्शन फेच में क्या होता है, इन द फेच साइकिल द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड बाइनरी सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू। ओके, जो फेच साइकिल होती है, इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल होती है, उसमें क्या होता है कि जिस भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करना है, सो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट इज ए बाइनरी सीक्वेंस which is designed inside the processor to perform the operation or task. So इंस्ट्रक्शन फेच में क्या होता है कि जिस भी इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है उससे रिलेटेड जो भी बाइनरी सीक्वेंस आपका मेमोरी सेल में स्टोर है, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम मेमोरी सेल टू सीपीयू। ओके, सीपीयू को ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स को बहुत ही बेसिक से लिखा है जिससे कि आप जब उसको पढ़ो तो आपको मजा आए, ठीक है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, जब आप उसको एक सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द सीपीयू प्रोसेस द मेमोरी रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द प्रोग्राम काउंटर टू एक्सेस द मेमोरी टू रीड द इंस्ट्रक्शन। ये हम वहां पे भी पढ़ चुके हैं, जब सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन को फेच करना चाहेगा, ठीक है, मेमोरी से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, तो वो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के बेसिस पर मेमोरी रिक्वेस्ट प्रिपेयर करेगा। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, ठीक है, उसमें जो भी वैल्यू पड़ी होगी, प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। सो प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू पड़ी होगी, जिस भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होगा, मेमोरी सेल का एड्रेस पड़ा होगा, उसके बेसिस पर सीपीयू जो है, ठीक है, क्या करेगा, मेमोरी रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। मेमोरी रिक्वेस्ट में 2 फील्ड्स होती हैं आपकी, एक कंट्रोल सिग्नल और दूसरी आपकी होती है एड्रेस फील्ड। सो उस मेमोरी रिक्वेस्ट में एड्रेस उस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को डाल देगा और कंट्रोल सिग्नल में अपना ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन बता देगा कि मैं इस पर्टिकुलर मेमोरी सेल से रीड करना चाहता हूं इंस्ट्रक्शन को, डेटा को, या राइट करना चाहता हूं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है तो वहां से इंस्ट्रक्शन को फेच करना चाहता हूं, ठीक है, फॉर द एग्जीक्यूशन। सो बेस्ड ऑन द प्रोग्राम काउंटर वैल्यू, एक रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर वैल्यू जो भी वहां पे पड़ी होगी वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, उसके बेसिस पर वो मेमोरी रिक्वेस्ट क्रिएट कर देगा उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल से इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन एड्रेस एंड इमीडिएटली पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। सो अभी तक आपको सिर्फ इतना, आपने इतना ही पढ़ा होगा कि प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। सो प्रोग्राम, और पहला जो किसी भी प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है, जो आपका प्रोग्रामर प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो भी पीसी में ही होगा ना, जहां से जो आपके किसी प्रोग्राम का पहला इंस्ट्रक्शन होगा, जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। सो जो मेमोरी रिक्वेस्ट सीपीयू प्रिपेयर करेगा वो तो स्टार्टिंग एड्रेस से ही प्रिपेयर करेगा ना, तो स्टार्टिंग एड्रेस भी आपका होल्ड करता है पीसी, और इमीडिएटली वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करने लगता है। और स्टार्टिंग एड्रेस प्रोग्राम काउंटर को कौन प्रोवाइड, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू नहीं आती, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन की, स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन की, स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपको प्रोग्रामर प्रोवाइड करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो आपको पता है बिल्कुल सही है। प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ओके, बट स्टार्टिंग एड्रेस भी प्रोग्राम काउंटर ही होल्ड करता है। इसके बेसिस पर सीपीयू मेमोरी रिक्वेस्ट प्रिपेयर करेगा टू फेच द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोग्राम, और वो पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा, पीसी को, वो प्रोवाइड करेगा आपका प्रोग्रामर। देन उसके बाद फिर वो प्रोग्राम काउंटर में आपकी
वैल्यू आती रहेंगी। जब किसी इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू आपकी आती रहेगी प्रोग्राम काउंटर में उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट भी यहां पे लिख दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द स्टार्टिंग एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामर अलोंग विद द एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ओके, स्टार्टिंग एड्रेस प्रोग्राम काउंटर को कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोग्रामर प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद प्रोग्राम काउंटर में ऑटोमेटिकली वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में जब नेक्स्ट एक किसी इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेगा आपका प्रोसेसर, तो दूसरे इंस्ट्रक्शन की ऑटोमेटिकली वैल्यू उसमें आ जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, इज यूज्ड टू होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ओके, लेकिन स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भी प्रोग्राम काउंटर को प्रोग्रामर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन द पीसी वैल्यू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेमोरी सेल कंटेंट इज ट्रांसफर टू द सीपीयू। ओके, जो भी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी, प्रोग्राम काउंटर में जिस भी मेमोरी सेल का एड्रेस पड़ा होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू के बेसिस पर जो भी उस मेमोरी सेल में कंटेंट पड़ा होगा वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा किसको? सीपीयू को। ठीक है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फेच। फेच, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन फेच कहते हैं। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन फेच आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपका प्रोसेसर किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो बेस्ड ऑन द प्रोग्राम काउंटर वैल्यू वो मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर में जिस भी मेमोरी सेल का एड्रेस पड़ा होगा उसका कंटेंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा किसका? सीपीयू को। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन फेच। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एट द एंड ऑफ IF, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच, मैंने यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच द पीसी इंक्रीमेंटेड टू द स्टेप साइज। पीसी का हमारा प्रोग्राम काउंट, जब भी इंस्ट्रक्शन फेच आपका एंड होता है, ठीक है, जब भी एक इंस्ट्रक्शन फेच हो जाता है तो आपका प्रोसेसर मेमोरी के मेमोरी सेल से फेच कर लेता है। ठीक है, तो आपका जो पीसी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है टू द स्टेप साइज टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ऑटोमेटिकली स्टेप साइज से इंक्रीमेंट कर जाएगा टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ओके, और स्टेप साइज आपका क्या होता है? कैसे स्टेप साइज डिफाइन करेगा आपका पीसी? ठीक है, स्टेप साइज क्या होता है? द स्टेप साइज इज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है? इंस्ट्रक्शन के साइज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन का साइज 4 बाइट का है तो नेक्स्ट 4 बाइट के बाद वो, जैसे 1000 पे पहला इंस्ट्रक्शन मिला और 4 बाइट का इंस्ट्रक्शन था, सो 1000 से 1000, 1001, 1002 एंड 1003 में आपका 4 बाइट स्टोर होगा, क्योंकि हर एक मेमोरी सेल में 1 बाइट स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या हो जाएगा? 1004। सो इंस्ट्रक्शन के साइज पे डिपेंड करेगा स्टेप साइज, और स्टेप साइज से ही वो इंक्रीमेंट हो जाता है पीसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दी। The step size is depending on the size of the instruction. That is, if the instruction size is n byte, अगर मेरा instruction का size n byte है, then the step size is what? n byte. तो step size PC के लिए क्या होगा? n byte होगा। ठीक है, n byte होगा। ठीक है, for example, अगर ये I2 इंस्ट्रक्शन है, ये आपका I3 इंस्ट्रक्शन है और CPU ने I2 को फेच किया। ठीक है, तो I2 को फेच किया और इसका स्टार्टिंग एड्रेस I2 का, और ये I2 मेरा कितने 4 बाइट का है, कितने बाइट का है? 4 बाइट का है। सो अगर स्टार्टिंग एड्रेस का 1000 है तो 1000 से लेके 1003 तक आपका क्या होगा? I2 होगा। सो अगली बार फिर आपका नेक्स्ट पीसी के पास कौन सी वैल्यू आएगी? वो स्टेप साइज से इंक्रीमेंट कर जाएगा, यानी कि 1000 प्लस 4, यानी कि 1004 पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ा होगा। 1004 मेमोरी सेल के एड्रेस पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ा होगा, दैट इज व्हाट I3। अगर I2 को फेच कर लिया, उसका स्टार्टिंग एड्रेस 1000 से 1003 तक वो 4 बाइट को स्टोर करेगा। तो वो डिपेंड करता है किस पे? स्टेप साइज पर, यानी कि इंस्ट्रक्शन के साइज पे डिपेंड करता है द इंक्रीमेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ओके, बहुत डिटेल में मैंने आपको यहां बता दिया इस पॉइंट को। ठीक है, सो यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके गेट के एग्जाम में। तो यहां पे मैंने कोशिश की है कि दोनों ही टाइप को कवर कर दिया है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बाइट एड्रेसेबल, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके गेट PYQ की बुक में। ठीक है, क्योंकि मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है, लिमिटेड टाइम में आपको सारे मास्टर कॉन्सेप्ट देकर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लगे कि COA में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। ठीक है, बस आप यहाँ पे अच्छे से समझते रहिए चीजों को। बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड एड्रेसेबल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है इंस्ट्रक्शन फेच से किस काइंड के क्वेश्चन बनते हैं।
तो क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सीक्वेंस यूज्ड ऑन द हाइपोथेटिकल प्रोसेसर। हाइपोथेटिकल प्रोसेसर मतलब जिसका रियली में एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रोसेसर है, ठीक है। सो वो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। प्रोग्राम में कितने इंस्ट्रक्शंस हैं? I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज आपको दिया हुआ है वर्ड्स में, ठीक है। 2 I1 इंस्ट्रक्शन का साइज वर्ड में कितना है? 2 है। I2 का 1 है, I3 का 1 है, I4 का 2 है, एंड सो ऑन। हर इंस्ट्रक्शन का साइज आपको वर्ड में गिवन है, ठीक है, वर्ड में, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपका क्या है यहां पे? Assume that word size of 32 bit and program has been loaded in the memory with the starting address of 1000, okay, डेसिमल में स्टार्टिंग एड्रेस 1000 से हम लोग इस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड साइज कितना है? 32 बिट है, यानी कि वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर कितनी है? 32 बिट है ऑनवर्ड्स, ठीक है। 1000 ऑनवर्ड्स हम लोग, यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस कितना है? ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोग्रामर प्रोवाइड कर रहा है कि 1000 मेमोरी लोकेशन ऑनवर्ड्स हम लोग इस प्रोग्राम को स्टोर कर रहे हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन 6, ओके, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन 6 व्हाट कुड बी द वैल्यू प्रेजेंट इन द पीसी, यानी प्रोग्राम काउंटर में कौन सी वैल्यू प्रेजेंट होगी, ठीक है। सो यहां पर आपको एक बात मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी, और ये आपको हर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ये ना गिवन हो कि मेमोरी आपकी वर्ड एड्रेसेबल है या क्या है, तो बाय डिफॉल्ट आप बाइट एड्रेसेबल कंसीडर करोगे। बाय डिफॉल्ट आप क्या कंसीडर करोगे? बाइट एड्रेसेबल कंसीडर करोगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन है कि मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है कि वर्ड एड्रेसेबल है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको बाइट एड्रेसेबल मान लेंगे। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मान लेंगे? इसको बाइट एड्रेसेबल मान लेंगे, ठीक है। एज्यूम दैट वर्ड साइज ऑफ 32 बिट, वर्ड साइज कितना है? 32 बिट है, लेकिन इस 32 बिट को हम लोग मेमोरी में बाइट बाय बाइट स्टोर करेंगे, यानी हर एक मेमोरी सेल में 8 बिट की इंफॉर्मेशन डालेंगे। हर एक मेमोरी सेल में 1 बिट की इंफॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। तो सेल साइज बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होगा? बाय डिफॉल्ट बाइट एड्रेसेबल मान रहे हैं, तो मेमोरी सेल का साइज बाय डिफॉल्ट 8 बिट हो गया, ठीक है, 8 बिट हो गया। तो एक वर्ड को हम कितने मेमोरी सेल में स्टोर करेंगे, ठीक है। एक वर्ड साइज को कितने मेमोरी सेल में स्टोर करेंगे? आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहां पे स्टेप साइज कैलकुलेट कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। स्टेप साइज कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे हम लोग पता कर पाएंगे, ठीक है। स्टेप साइज कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पे। तो स्टेप साइज कैसे कैलकुलेट करोगे? वर्ड का साइज कितना है? 32 बिट, ठीक है। 32 बिट वर्ड को मेमोरी कितने मेमोरी सेल्स में स्टोर करोगे? हर एक मेमोरी सेल का साइज बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 8 बिट होता है। तो कितने मेमोरी सेल में? 4 मेमोरी सेल में एक वर्ड को स्टोर करोगे, ठीक है। जिसका साइज 1 वर्ड होगा उसको 4 मेमोरी सेल में स्टोर करोगे, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। सो यहां पर मेमोरी मेरी क्या है? बाइट एड्रेसेबल है। तो मैं इसको यहां समझा देता हूं आपको, ठीक है। मैं इसको आपको यहां समझा देता हूं, ठीक है। मैं इसको यहां समझा देता हूं आपको अच्छे से। तो सपोज ये मेरी एक मेमोरी है, ठीक है, ये एक मेमोरी है, ठीक है। और ठीक है, कितने इंस्ट्रक्शंस है? I1 से I7। तो ये यहां पर I1 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो ये स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 1000 डेसिमल एड्रेस ऑनवर्ड्स आपका प्रोग्राम स्टोर करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मेमोरी में, ठीक है। सो सबसे पहले मेमोरी मेरी क्या है? बाइट एड्रेसेबल है, कुछ नहीं गिवन है तो बाइट एड्रेसेबल मान के बाइट बाय बाइट स्टोर करेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहां पर साइज मेरा वर्ड्स में गिवन था, तो पहले क्वेश्चन में बाइट बाय बाइट स्टोर करना। एक वर्ड को स्टोर करने के लिए कितने मेमोरी सेल लगेंगे, ठीक है। जिस इंस्ट्रक्शन का साइज एक वर्ड है उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितने मेमोरी सेल लगेंगे? 4 मेमोरी सेल लगेंगे। तो पहले तो कितने मेमोरी सेल लगेंगे I1 को स्टोर करने के लिए, I2 को स्टोर करने के लिए, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो I1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितने लगेंगे? 8, ठीक है, 8 मेमोरी सेल लगेंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितने लगेंगे? 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितने मेमोरी सेल लगेंगे? 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितने मेमोरी सेल लगेंगे? 8। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितने मेमोरी सेल लगेंगे? 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितने मेमोरी सेल लगेंगे? 8। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितने मेमोरी सेल लगेंगे? 4। ओके, समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं?
पहला वाला इंस्ट्रक्शन को कितने मेमोरी सेल लगने वाले हैं, 8 मेमोरी सेल लगने वाले हैं, ठीक है, और 1000 से स्टोर कर रहे हैं, तो 1000, 1001, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, सो 1000 से लेके 1007 तक आपका I1 इंस्ट्रक्शन आपका स्टोर होगा, ठीक है। 1000 मेमोरी एड्रेस से लेके 1007 मेमोरी एड्रेस तक के मेमोरी सेल में आपका I1 इंस्ट्रक्शन क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है, क्योंकि बाइट बाय बाइट हम लोग स्टोर कर रहे हैं। देन I2 1008 ऑनवर्ड्स करेंगे सॉरी, और I2 का साइज कितना है मेरा 4, ठीक है। सो 1008 से लेकर 1011 तक 8, 9, 10, 11 4 मेमोरी सेल लेगा I2। देन I3 भी कितनी मेमोरी सेल ले रहा है, यहां पे देखो I3 भी कितनी मेमोरी सेल ले रहा है, 4 मेमोरी सेल ले रहा है, ठीक है। सो I3 मेरा 1012 से लेकर 1015, 12, 13, 14, 15, ठीक है। देन I3 I1, I2, ओके, और I3 भी मेरा 4 ले रहा है, तो I3 मैंने यहां पे कर दिया I4, ठीक है। I4 का कितना, 8 मेमोरी सेल, 8 मेमोरी सेल। सो 1016 से लेकर ओके 81023 तक आपका I4 रहेगा। देन I5 4 1024 से लेकर 1027 के मेमोरी एड्रेस तक, मेमोरी सेल के एड्रेस तक आपका I5 रहेगा। देन I6 1028 से लेकर I6 मेरा 8 है, 1028 से लेकर 1035, ओके, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक मेरा क्या रहेगा, I6 रहेगा। देन I7, ओके, देन I7 मेरा स्टार्ट होगा 1036 से, ठीक है, 1036 से मेरा I7 स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा वो, 1036 से लेकर ओके 4 1036 7 8 9 3 1039 तक, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, हमने पूरा का पूरा जो है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, आपके बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में स्टोर कर दिया। उसने पूछा क्या, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन I6, ओके, what could be value present in the PC during the execution of instruction I6, okay, when CPU will fetch this instruction I6, okay, CPU is executing the instruction I6, so automatically program counter next instruction की वैल्यू को क्या करेगा, पॉइंट करने लगेगा। सो जब हमारा I6 एग्जीक्यूट हो रहा है, CPU उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 1036। सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन I6 प्रोग्राम काउंटर क्या वैल्यू होल्ड करेगा, 1036। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, ऑप्शंस में गिवन था, मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिए, मैंने आपको सीधे कैलकुलेट करा दिया इसको, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या आ गया, प्रेजेंट इन द पीसी 1036, पीसी में वैल्यू प्रेजेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज्यूम दैट द मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल, यहां पे उन्होंने साफ साफ दे दिया कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेमोरी मेरी क्या है, वर्ड एड्रेसेबल है विद द वर्ड साइज ऑफ 32 बिट। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, मेमोरी मेरी क्या वर्ड एड्रेसेबल है, मतलब मेमोरी सेल का साइज कितना है, 32 बिट है। एक मेमोरी सेल में 32 बिट का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बाइट बाय बाइट डेटा स्टोर करेंगे मेमोरी सेल में, ये मेमोरी सेल का साइज है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। And program has been loaded in the memories with the starting address of 1000, okay, ये भी decimal onwards during the execution of instruction 6 what could be value present in the PC, okay, so जब यहां पर भी जब हम execution 6 आपका execute हो रहा है, instruction 6 execute कर रहा है आपका CPU, what could be value present in the PC, उस समय PC में कौन सी वैल्यू होगी। तो यहां पर उन्होंने साफ साफ दे दिया है कि जो मेरा मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसेबल है, एक मेमोरी सेल का साइज 32 बिट है, और यहां पे इंस्ट्रक्शन का साइज ऑलरेडी वर्ड में दे रखा है, तो हमें उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं यहां पे आपको डायग्राम के थ्रू उसको समझा देता हूं, ठीक है। सो यहां पर 1000 से लेके 1001
सिर्फ 2 ही मेमोरी सेल में, क्योंकि वर्ड साइज I1 का कितना है 2 है, तो 1000 से लेके 1001 में, ठीक है, आपका I1 आ जाएगा। देन दूसरे I2 का मेरा साइज कितना है, I2 का मेरा ओनली 1 वर्ड है, सो 1002 ओनली, ठीक है। देन I3 I3 मेरा 1 वर्ड है, 1003। I4 का साइज वर्ड में कितना है, I4 का साइज मेरा वर्ड में कितना है 2 है, 2 है, ठीक है, 2 है, सो 1003 एंड 1004, ठीक है, ओके। I4 का साइज है वो, ठीक है। सो I4 मेरा कितना आ जाएगा 1004 से लेकर 1005। देन I5 का साइज मेरा कितना है, I5 का साइज मेरा कितना है 1, ओके। I5 का साइज मेरा 1 है, ओके। I5 का साइज मेरा कितना है 1, सो 1006 ओनली, ओके। I6 का साइज 2 है, सो 1007, ओके, 1007 to 1008, ओके, 1008। देन I7 का साइज मेरा कितना है, I7 का साइज मेरा 1 है, ठीक है, I7 का साइज मेरा 1 है, सो I7 का साइज मेरा कितना है 1 है, सो ये 1009, ठीक है, 1009। सो ये मेरे साइज थे, ठीक है, ये मेरे साइज थे। सो I7 का मेरा 1 है, I1 का 2 है, तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। सो 1000 से 1001। I2 का मेरा कितना है, I2 का मेरा 1 है, सो 1002, ओके। I3 का मेरा कितना है 1 है, तो 1003। I4 का कितना है 2, 4 से 5। I5 1006। I7 1007 से 1008। I7, ओके, 1009, ओके, 1009, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछा है उसने आपसे, यहाँ पे क्या पूछा है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन 6 व्हाट कुड बी द वैल्यू प्रेजेंट इन पीसी। जब इंस्ट्रक्शन 6 आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस समय पीसी में कौन सी वैल्यू होगी आपकी, इंस्ट्रक्शन I6 जब एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो पीसी क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। सो पीसी में वैल्यू होगी आपकी 1009, क्या होगी 1009, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच से रिलेटेड क्वेश्चन को, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इंस्ट्रक्शन फेच से ही रिलेट कर रहा है, गेट का क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसा मैंने क्वेश्चन कराया है वो आपके गेट के पीवाईक्यू की बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे उस काइंड के, ठीक है। A CPU has 24-bit instructions. A program starts at address 300 in decimal. ओके, प्रोग्राम को स्टोर करना स्टार्ट कर रहे हैं 300 मेमोरी सेल के एड्रेस से, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल प्रोग्राम काउंटर, ऑल वैल्यूज इन डेसिमल। सो इनमें से कौन सी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू लीगल हो सकती है, ठीक है। फ्यूचर में कौन सी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू आएगी, लीगल वैल्यू होगी, ठीक है, जो हम इस काइंड के प्रोग्राम को स्टोर करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको बतानी है। सो सीपीयू हैज 24-bit इंस्ट्रक्शन। सीपीयू के पास जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कितने बिट के हैं, 24 बिट का इंस्ट्रक्शन है, हर एक इंस्ट्रक्शन 24 बिट का है। सपोज एक यहाँ पे प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है, एक कोई प्रोग्राम है मेरे पास, ठीक है, प्रोग्राम है, उसमें मेरे पास इंस्ट्रक्शंस है लाइक सपोज I1, I2, I3, I4, I5 and so on till IN and every instruction size is what 24 bit। every instruction का साइज कितना है 24 बिट है, कितना है 24 बिट है, ठीक है, 24 बिट है। हर एक इंस्ट्रक्शन साइज कितना है 24 बिट है, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन को अगर बाय डिफॉल्ट मेमोरी बाइट एड्रेसेबल मानते हैं हम लोग, ठीक है। सो हर एक इंस्ट्रक्शन को अगर हम मेमोरी में स्टोर करना है तो स्टेप साइज कैलकुलेट कर लो, मतलब हर एक बार आपका पीसी की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। सो स्टेप साइज निकाल लो, 24 डिवाइड बाई 8, हर एक मेमोरी सेल का साइज 8 बिट होता है, सो 3 मेमोरी साइज, ओके। हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है 3 बाइट है, कितने बाइट है 3 बाइट है, ठीक है, 3 बाइट है। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है 3 बाइट है, ठीक है, कितना है 3 बाइट है,
मतलब जो आपका पीसी की वैल्यू है बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितने से होगी, 3 इंस्ट्रक्शन के साइज से इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। सो इस प्रोग्राम को अगर हम मेमोरी में स्टोर करना स्टार्ट कर रहे हैं, मेमोरी में स्टोर करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मेरा रहा I1 और स्टार्टिंग एड्रेस कितना है 300, सो 300 से लेके 302 तक, ठीक है। देन I2 ये कहां से स्टार्ट होना स्टोर होना स्टार्ट होगा, 300 से लेके 305। देन I3 हर एक मेमोरी हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज 3 बाइट है, 306 से लेकर 308। देन I4 309 से लेकर 311, ओके। देन I5 312 से लेकर 314। देन I6 एंड सो ऑन, I6 315 से लेकर एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हर बार प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, जब मान लीजिए I5 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इस समय क्या होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू क्या होगी 315। सो मतलब हर बार जो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू आ रही है वो 3 का मल्टीपल है। हियर प्रोग्राम काउंटर वैल्यू ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3, हमेशा क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है। देखो यहाँ पे 300 मल्टीपल 3 है, 303 मल्टीपल ऑफ 3 है, 306 मल्टीपल ऑफ 3 है, 309 मल्टीपल ऑफ 3 है, 312 मल्टीपल ऑफ 3 है, 315 मल्टीपल ऑफ 3 है। सो जो आपकी जितनी वैल्यू जाएंगी प्रोग्राम काउंटर की, लीगल प्रोग्राम काउंटर जो वैल्यू होगी वो हमेशा मल्टीपल ऑफ क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। मल्टीपल ऑफ क्या होगी, 3 होगी। सो वही आपसे पूछा है उसने, 400 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, नो। 500 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, नो। 600 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यस। 600 is a multiple of 3, option C is correct. 700 is a multiple of 3, no. Okay, so option C यहाँ पर आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सो इंस्ट्रक्शन फेच से ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। सो प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। अगर किसी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से आपके प्रोसेसर ने फेच कर लिया तो जो अगला इंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि कंप्लीट करके उस इंस्ट्रक्शन को अगले इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा बेस्ड ऑन द प्रोग्राम काउंटर वैल्यू, मेमोरी रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। सो अगला इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो आपके प्रोग्राम काउंटर में पड़ा होगा, ठीक है। सो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन 6, जब इंस्ट्रक्शन 6 आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, व्हाट कुड बी द वैल्यू प्रेजेंट इन पीसी 1036 और यहां पर 1009, ओके 1009, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन 6 व्हाट कुड बी वैल्यू प्रेजेंट इन द पीसी, दैट इज व्हाट 1009, ओके। आई थिंक आपको समझ में दोनों ही क्वेश्चन आ गए होंगे, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो जब इंस्ट्रक्शन 6 आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू ने फेच करके उसको एग्जीक्यूट कर रहा है वो, तो पीसी की नेक्स्ट वैल्यू आपकी होगी 1009, जो 7th इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा वो होगी आपकी, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी आपका प्रोग्राम काउंटर की लीगल वैल्यू, हमेशा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, क्योंकि हर बार, क्योंकि पूरे के पूरे प्रोग्राम में जितने भी इंस्ट्रक्शन है उनका साइज फिक्स है, तो स्टेप साइज 3 मतलब हमेशा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट होती रहेगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो मल्टीपल ऑफ 3, 400 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 500 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 600 मल्टीपल ऑफ 3 है, यस, 700 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। सो आई होप कि आपको इंस्ट्रक्शन फेच पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस काइंड के क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन फेच से आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूशन साइकिल, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन साइकिल की जरूरत क्यों होती है, डिकोड होने के बाद, मेमोरी रीड होने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूशन साइकिल, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन साइकिल का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, एग्जीक्यूशन साइकिल का बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है, टू एग्जीक्यूट दी, ठीक है, टू प्रोसेस दी करंटली फेच इंस्ट्रक्शन। जिस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू ने करंटली फेच किया है मेमोरी से, ठीक है, मेमोरी सेल से, मेमोरी से, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। सो पहला पॉइंट आपका यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जीक्यूशन साइकिल इज प्रोसेस द करंटली फेच इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो भी करंटली फेच इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस करना ऑब्जेक्टिव है एग्जीक्यूशन साइकिल का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन देयर इज अ नीड ऑफ आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ ऑपरेशन एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उस इंस्ट्रक्शन के साथ किस काइंड का ऑपरेशन
लगा हुआ है, एसोसिएट है, किस काइंड का ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो ऑपरेशन हमें कहां से मिलता है, ऑपकोड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन में जो ऑपकोड होता है आपका, ठीक है, ऑपकोड जो इंस्ट्रक्शन में होता है, ठीक है, तो वो बताता है आपको कि किस काइंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस इंस्ट्रक्शन पर, ठीक है। और नेक्स्ट इज व्हाट, ऑपकोड आपका कहां पे मिलेगा, ऑपकोड जो फील्ड है वो कहां पे मिलेगी, ऑपकोड प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। सो सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सो अब आपको पता चलेगा कि हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसके बाद क्यों डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फेच तो हो गया, लेकिन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, आपको ऑपकोड फील्ड की जरूरत है। ऑपकोड फील्ड क्या बताएगा, टाइप ऑफ द ऑपरेशन जो उस इंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड है, जो उस इंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म करना है, ठीक है। और ऑपकोड आपको कहां पे मिलेगी, ऑपकोड प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, दैट इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड बाय द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। और वो इंफॉर्मेशन जो है, जो ऑपकोड आपका इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होगा, वो इंफॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कि आपका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है, 0 एड्रेस है कि 1 एड्रेस है कि 2 एड्रेस है कि 3 एड्रेस है, ठीक है, कि 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइन करेगा आपके ऑपकोड को। और ऑपकोड आपका क्या होता है, टाइप ऑफ द ऑपरेशन जो है, ठीक है, जो आपको उस इंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म करना है, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिक्वेंशियल मैनर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से हमें ऑपकोड पता चल जाएगा, किस काइंड का ऑपरेशन पता करना, परफॉर्म करना है, तो फिर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बाद सीधे एड्रेसिंग मोड क्यों डिस्कस करेंगे, ठीक है, या उसके बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल पर इंटरप्ट या एड्रेसिंग मोड क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि एड्रेसिंग मोड से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में जो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है आपको, वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, ठीक है, मेमोरी में किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, ठीक है। उससे अब आपको एड्रेसिंग मोड से इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। तो वो बात की बात है। पहले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिक्वेंशियल मैनर में हम लोग चल रहे हैं यहां से। सो ऑपकोड पता करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की जरूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और वहां से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी तक के लेक्चर्स में हम लोग क्या डिस्कस, मैं हर एक लेक्चर के एंड में आपको बता रहा हूं कि क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। रिकॉल हर बार करा देता हूं मैं आपको, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग, इंट्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने 4 चैप्टर डिस्कस किए थे, ठीक है। पहले चैप्टर में बेसिक्स ऑफ सीओ डिस्कस किए, सिक्वेंशियल मैनर में चल रहे हैं। फिर लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी देखा, ठीक है, कि कैसे आपकी मेमोरी इंटरनली मेमोरी सेल्स में डिवाइड है, हर मेमोरी सेल में कितना बाइट का इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कैसे मेमोरी सेल को एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, दोनों में डिफरेंस देखा हम लोगों ने, ठीक है। फिर सिस्टम बस देखा कि किसी भी अगर सिस्टम को किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी, ओके, सीपीयू एंड आईओ, क्या यूज करते हैं, सिस्टम बस यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन साइकिल देखी, ठीक है। आपका जो भी प्रोसेसर है, अगर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा या प्रोसेस करेगा, ठीक है, तो वो हर एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए 4 सब साइकिल्स लेगा, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, देन मेमोरी रीड ऑपरेशन, देन उसके बाद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। सो बेसिकली हम लोग 2 ही डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रक्शन फेच एंड एग्जीक्यूशन, क्योंकि सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन फेच में हम ये बताएंगे कि कैसे आपका सीपीयू इंस्ट्रक्शन को फेच करता है मेमोरी से। वो मैंने बताया था, अगर इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, डेटा को फेच करना है, तो मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट करता है वो, ठीक है। वो किसके बेसिस पे, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के बेसिस पे मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू पड़ी होगी, तो उसके बेसिस पे मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। एंड एग्जीक्यूशन वो डिस्कस किया हम लोगों ने 5th लेक्चर में। देन 6th लेक्चर में मैंने बताया आपको कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्यों हम लोग पढ़ेंगे 6th लेक्चर में, क्योंकि सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ रहे हैं हम लोग। एग्जीक्यूट करने के लिए, फेच इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपकोड की जरूरत पड़ेगी। ऑपकोड बताएगा आपको टाइप ऑफ ऑपरेशन जो इंस्ट्रक्शन पे आपको परफॉर्म करना है, और ऑपकोड की इंफॉर्मेशन कहां पे प्रेजेंट होगी, इंस्ट्रक्शन में, जो हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के थ्रू मिलेगी। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइन करते हैं। सो 6, 7 और 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। और बेसिकली आपका जो है, ये मैंने सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड किया इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूमुलेटर मशीन और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन फर्दर डिवाइड करता है बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एलयू ऑपरेंड्स, इनको फिर से डिवाइड कर देता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इंस्ट्रक्शन को कितने टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ओके, बेस्ड ऑन द सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन,
Okay, in how many types we will divide the instruction formats? So your answer is what? 3: stack organization, accumulator machine and general register organization. And based on the availability of ALU operands, okay, CPU organization further divide करता है instruction formats को based on the availability of ALU operands. तो 5 types में जो आप जानते हो, 0 address instruction format, 1 address, 2 address, 3 address and 4 address instruction format. So वो हम लोग डिस्कस करेंगे. So 6, 7 और 8 में हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिस्कस करेंगे. और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं. मैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, आपको आइडिया दे दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और मैंने कुछ टिप्स भी आपको दे रखी हैं कि अगर उस काइंड के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको कैसे उनको हैंडल करना है. ठीक है, सो वो टिप्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं. सो 6, 7 और 8 में हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंप्लीटली डिस्कस करेंगे. 6 में स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी कहते हैं. ठीक है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी कहते हैं. ये सपोर्ट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन. ये 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है. ठीक है, ये आपका यहाँ पर 2 एड्रेस और 3 एड्रेस को सपोर्ट करता है, वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस, ओके, एंड रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस. ठीक है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, इसको रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस कहते हैं. रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस R2M, ये R2R, रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस. ओके, सो 4th एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग बेसिकली यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ऑलरेडी इनबिल्ड है टू गिव यू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस. ओके, सो 4th एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग इंप्लीमेंट नहीं किए अभी तक. ठीक है, तो इन 6, 7, 8 में हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, ओके, डिटेल मैनर में. ठीक है, सो आई होप कि आपको अभी तक के सारे लेक्चर समझ में आए होंगे. ठीक है, और बाकी कंटिन्यू 20 लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ओके, जिसमें पूरी COA के जितने भी मास्टर कॉन्सेप्ट है वो मैंने कवर किए हुए हैं. सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू.